सो 1945-1946 का जो चुनाव था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये एक रेफरेंडम था। भारत एक रहेगा या दो हिस्सों में बंट जाएगा। These were not just election for forming government, they were a battle over representation, who speaks for India and who speaks for Indian Muslims. इस चुनाव में मुस्लिम लीग के दावे पे मुहर लग गई कि हम ही हैं मुस्लिम्स के एकमात्र प्रतिनिधि। एक बार ये क्लेम इलेक्टोरली प्रूव हो गया, पाकिस्तान की डिमांड बार्गेनिंग चिप से पॉलिटिकल रियलिटी बन गई। इसलिए कैबिनेट मिशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली और पार्टीशन समझने के लिए पहले हमें 1945-46 के इलेक्शंस को समझना जरूरी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 24 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और आज हम देखेंगे इलेक्शंस ऑफ 1945-46। सो कौन से टॉपिक हम देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स का जो ट्रायल चल रहा था दिल्ली में, उससे क्या बेनिफिट मिलता है कांग्रेस को, वो हम देखेंगे। ब्रिटिश ने क्या अनाउंस किया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंस क्या दिया, वो हम देखेंगे। ब्रिटिश क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया पार्लियामेंट में कि क्यों इलेक्शंस वो करवाना चाहते हैं इंडिया में। देन इंडिया में जो इलेक्शंस हुए 1945-46 के, उसका हम रिजल्ट देखेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बन जाता है। और फाइनली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हमें पता है शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा है, एजिटेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। मेजर पॉलिटिकल चेंज जो है वो उसी समय ब्रिटेन में आता है और हम देखते हैं कि लेबर गवर्नमेंट जो है वो सत्ता में, पावर में आ जाती है ब्रिटेन में। और पैथिक लॉरेंस जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो बनता है इंग्लैंड में, एंड ही वॉज हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडियन एस्पिरेशन, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ चेंज जो है वो अभी आएगा। इंटरनेशनल कंडीशन अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की, तो प्रेशर जो है ब्रिटेन पे बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल शिफ्ट जो है वो इंडिया में आना शुरू हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ आईएनए ट्रायल्स, तो हम देखते हैं 1945-46 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स पे ट्रायल शुरू करती है रेड फोर्ट दिल्ली में, तो स्ट्रांग नेशनलिस्ट इमोशंस जो हैं वो जनता के बीच में, मासेस के बीच में जाग उठता है। कांग्रेस ने ओपनली सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स का, जिसके वजह से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी जो है आम जनता के बीच में और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका बेनिफिट उन्हें मिलता है इलेक्शन में। ब्रिटिश अनाउंसमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंस क्या आए? लॉर्ड वॉवेल जो है उसको वापस बुलाया जाता है इंग्लैंड में, किस लिए? तो कंसल्टेशन के लिए। और डिसीजन अनाउंस किया जाता है कि इलेक्शन जो है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए करवाए जाएंगे भारत में। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है वो भी बनाया जाएगा, बट दैट विल बी आफ्टर इलेक्शंस। वॉवेल जो है वो अनाउंस करता है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वो भारत में आके अनाउंस करता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाया जाएगा एंड रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जिसके अंदर इंडियंस का पार्टली सपोर्ट जो है वो रहेगा, लिया जाएगा। एंड उसने ये उम्मीद रखी कि प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। और सेम डे क्लेमेंट एटली जो है वो कंफर्म करता है कि क्रिप्स मिशन के द्वारा जो ऑफर दिया गया था वो वैसा का वैसा ही है, फुलनेस एंड पर्पस जो है उसका वैसा का वैसा ही है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं लाया गया है। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया गवर्नमेंट के तरफ से जब ये इलेक्शन जो है इंडिया में डिक्लेयर किए गए? तो पैथिक लॉरेंस ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है इंडिया में वो काफ़ी अर्जेंट है, नहीं तो एजुटेशन जो है इंडिया में और बढ़ जाएगा और सिचुएशन जो है हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ लॉरेंस ने ये कहा कि अगर हमने और देरी की तो इस चीज़ का मिसकंसेप्शन जो है लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम जानबूझ के डिले कर रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज़ जो है वो करवा लेनी चाहिए। एंड पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है वो इंडिया भेजा जाएगा, जिसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं रहेगा, एंड दे विल इवेलुएट एवरीथिंग, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आगे कदम हमें लेना है। वॉवेल जो है उसने कहा कि क्विट इंडिया जो मोमेंट हुआ था ये कोई मैजिक के रूप में सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं करने वाला है, इसीलिए इंडियन से वो अर्ज करता है कि प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें और धैर्य जो है वो बना के रखें।
इतने सालों का कोऑपरेशन और इतने सालों का धैर्य अभी तक उनके लिए सफिशिएंट नहीं था कि इस मोमेंट में भी वो धैर्य और कोऑपरेशन जो है वो इंडियन से ही डिमांड कर रहे थे। सो इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहा 1945-46 में जो करवाए गए? तो सबसे पहले हम कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो जितनी भी नॉन मुस्लिम सीट्स थी ऑलमोस्ट वो सारी जो है जीत ली गई। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और मेजोरिटी सीट जो है मुस्लिम सीट्स वो भी जीत ली गई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस के द्वारा। एंड कुछ जो मुस्लिम सीट्स हैं वो यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड असम में भी जीत ली गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन सब जगहों पे अपनी सरकारें बनाई इलेक्शन में जीत पाके। मुस्लिम लीग का क्या परफॉर्मेंस था? तो मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था, ठीक है, क्योंकि जितनी भी सीट्स रखी गई थी मुस्लिम लीग के लिए उन सारों पे मुस्लिम लीग ही जीत के आती है। एंड सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया बंगाल और सिंध में। बंगाल और सिंध में मेजोरिटी जो है वो क्लियर मेजोरिटी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वोट का गैप्स नज़र आता है और मुस्लिम लीग जो है इस एरिया में डोमिनेंट थी। बट मुस्लिम लीग जो है वो मोस्ट प्रोविंसेस में सरकार नहीं बना पाती है। मोस्टली सारे प्रोविंसेस में सरकार किसकी बनती है? कांग्रेस की। देन पंजाब का क्या सिचुएशन था? तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आती है पंजाब में, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू मेक गवर्नमेंट ओवर देयर, ठीक है, वो मिनिस्ट्री नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोलिएशन गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है पंजाब में और उस कोलिएशन गवर्नमेंट ने लीग को हटा दिया, साइड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बंदा बैठा था जिसके पार्टिसिपेशन को लेके मोहम्मद अली जिन्ना ने ओपोज किया था एंड शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हुआ था, मलिक खिज्र हयात खान। तो मलिक खिज्र हयात खान के लीडरशिप में कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में बनती है। और आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि इवन दो पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग जो है जीत की आती है, फिर भी पंजाब में उनकी सरकार नहीं बनती है। सिग्निफिकेंस क्या था इस इलेक्शन का? तो इस इलेक्शन के रिजल्ट ने ये चीज क्लियर कर दी कि कांग्रेस का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नॉन मुस्लिम इंडियंस एंड मुस्लिम लीग का मतलब है सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। इस इलेक्शन के रिजल्ट से ये चीज जो है वो क्लियरली सबके सामने आ गई। एंड कांग्रेस का मतलब है हिंदूज एंड नेशनलिस्ट, मुस्लिम का मतलब है मुस्लिम लीग एंड टू नेशन थ्योरी जो है उसको वैलिडेशन मिल जाता है इस इलेक्शन के रिजल्ट से। साफ पता चल जाता है कि हाँ, अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके हिसाब से जनता क्या चाहती है। ये पोलराइजेशन स्ट्रेंथन करता है डिमांड फॉर पाकिस्तान को एंड डायरेक्टली रास्ता जो है बना देता है कैबिनेट मिशन का, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एंड फाइनली पार्टीशन ऑफ इंडिया का। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया इन 1945-46 आर सिग्निफिकेंट बिकॉज 1945-46 का जो इलेक्शन हुआ वो सिग्निफिकेंट क्यों था वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दैट इट एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडियंस। क्या ये पॉइंट सही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव बनी ऑल इंडियंस का? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग के लीडर्स को जितवाया था, इसलिए सारे इंडियंस जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर हमारा गलत हो गया तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया एंड ऑप्शन डी भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 2 एंड 3। ठीक है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पढ़ के देख लेते हैं। स्टैब्लिश द मुस्लिम लीग एज द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स एमंग मुस्लिम्स। तो जी हाँ, ये चीज हुई एंड इट लेड डायरेक्टली टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जी हाँ, ये पॉइंट भी सही है। सेकेंड क्वेश्चन, what was the most important political consequence of the elections of 1945-46? 1945-46 में जो इलेक्शन हुए थे उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो जी नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान अभी आया ही नहीं है। देन सेकेंड, बी रिवाइवल ऑफ कांग्रेस लीग कॉपरेशन। तो कॉपरेशन यहाँ पे हुआ ही नहीं है।
सी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो जी हाँ, हमने देखा कि मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग के लीडर्स को जितवाया एंड जो हिंदू थे एंड बाकी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है कि पाकिस्तान के डिमांड को स्ट्रेंथन कर देता है इस इलेक्शन का रिजल्ट। देन थर्ड क्वेश्चन, इन विच प्रोविंसेस डिड द मुस्लिम लीग परफॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट इन द इलेक्शन ऑफ 1945-46? तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है मुस्लिम लीग का कहाँ पे रहा था? सो द करेक्ट आंसर इज बंगाल एंड सिंध। इन दोनों प्रोविंसेस में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। Then fourth question, last question, which one of the following statements is incorrect about the elections of 1945-46? ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इनकरेक्ट, सो बी केयरफुल। 1945-46 के रिगार्डिंग, इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। तो जी नहीं, ये गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। देन बी ऑप्शन कह रहा है मुस्लिम लीग ओन द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम सीट्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स रखे गए थे वहां पे मोस्टली मुस्लिम लीग के लीडर्स ही जीत के आए हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट वाला पूछा है। थर्ड, मुस्लिम लीग फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन पंजाब। तो जी नहीं, मुस्लिम लीग जो है उसने पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बनाया था, ऑल्दो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उभर के आई थी पंजाब में, बट पंजाब में कोलिएशन गवर्नमेंट बना था। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हों या अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। That's all in this video. I will be catching you in next video with new topic. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Jai Hind.